जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो गुप्त काल के अंदर व्यापार होता है, व्यापार के बारे में। तो ये हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज नंबर 83 है। इसी के साथ गुप्त साम्राज्य पर पार्ट नंबर ये 9 है। इसके अंदर देखिए व्यापार। यह हमारा गुप्त साम्राज्य है। यह हमारा मुख्य रूप से गुप्त साम्राज्य है। अब देखेंगे इस गुप्त साम्राज्य में किस प्रकार, कहाँ, कैसे व्यापार होता है। तो देखें व्यापार समझने से पहले देखें कि गुप्त काल के अंदर व्यापार किया जाता था, या कहें कि वहाँ पर जो सिक्के थे या कहें कि मुद्राएं थी, तो मुद्राएं किस प्रकार की थी। क्योंकि जिस प्रकार की मुद्राएं हमको जिस साम्राज्य में देखने को मिलती है, हमें अनुमान लगाते हैं हमारे इतिहासकार कि वह उतना ही समृद्ध या कहें कि आर्थिक स्थिति से समृद्ध होगा। जैसे कि कम मूल्यवान धातु की मुद्राएं हैं, तो यह माना जाता है कि वो साम्राज्य या आर्थिक स्थिति से कमजोर था। यदि जिस साम्राज्य की जो मुद्राएं मूल्यवान धातु की है या कहें कि सोने चांदी से संबंधित है, तो उस साम्राज्य को कहें कि धनवान माना जाएगा। तो इसके अंदर देखें कि गुप्त काल के अंदर सिक्के, तो गुप्त काल के अंदर मुख्य रूप से जो कि स्वर्ण मुद्राएं, यानी कि स्वर्ण मुद्राएं जो कि चलाई गई। स्वर्ण मुद्राएं को गुप्त काल के अंदर दिनार कहा जाता था। जो गुप्त काल है, इस गुप्त साम्राज्य में जो स्वर्ण की मुद्राएं जो चलाई गई, इन स्वर्ण की मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। दिनार गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्राएं थी, है ना। अब जो प्राचीन भारत में सबसे अधिक सोने की मुद्राएं, प्राचीन भारत में सबसे अधिक सोने की जो सिक्के या कहें कि मुद्राएं, प्राचीन भारत में सबसे अधिक सोने की सिक्के चलाने वाला जो राजवंश गुप्त राजवंश था। गुप्त राजवंश के अंदर ही भारत के अंदर सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए गए। आप देखिए कि भारत के अंदर जो कुषाण राजवंश था, इस कुषाण राजवंश ने भारत के अंदर सबसे अधिक शुद्ध मात्रा में, यानी कि पेवर शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के चलाने वाले कुषाण शासक थे। लेकिन भारत के अंदर सबसे अधिक जो सोने के सिक्के चलाने वाला जो शासक थे, वो गुप्त शासक थे। गुप्त शासकों ने भारत के अंदर सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए। उन सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया। दिनार गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया। कुषाण शासकों ने भारत के अंदर सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के चलाए। गुप्तों ने भारत के अंदर सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए। फिर यहाँ पर गुप्त साम्राज्य में हमको ताम्र मुद्राएं या कहें कि तांबे के सिक्के भी देखने को मिलता है। तो गुप्त काल के अंदर तांबे के सिक्के गुप्त शासक रामगुप्त द्वारा चलाए गए थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि रामगुप्त थोड़े कमजोर शासक था, इसलिए ताम्र मुद्रा या कहेंगे रामगुप्त ने तांबे के सिक्के चलाए थे। इसी के साथ गुप्त काल के अंदर चांदी के सिक्के भी चलाए गए। चांदी के सिक्के को गुप्त काल के अंदर रूपक या रुपए कहा जाता था। यानी कि जो गुप्त काल है या कहेंगे गुप्त साम्राज्य है, इस गुप्त साम्राज्य में चांदी के सिक्के भी चले थे या कहेंगे चांदी के सिक्के थे। इन चांदी के सिक्के को रूपक या रुपए कहा जाता था। अब ये चांदी के सिक्के हैं, इन चांदी के सिक्कों को जो यहाँ पर शक शासक थे, इन शक शासकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के गुप्त साम्राज्य के अंदर चलाया था। गुप्त साम्राज्य के अंदर चांदी के सिक्के चलाए थे। इन चांदी के सिक्कों को रूपक या रुपए कहा जाता था। इसी के साथ गुप्त काल के अंदर शीशे के सिक्के भी चलाए गए, जैसे कि रामगुप्त और स्कंदगुप्त जो कि गुप्त शासक हुए। इन कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त इन दोनों ने गुप्त साम्राज्य के अंदर शीशे के सिक्के भी चलाए। तो जो गुप्त साम्राज्य है, इस गुप्त साम्राज्य में जो सोने के सिक्के होते थे, इन सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। और प्राचीन भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त राजवंश या कहें गुप्त शासकों ने चलाए। इसी के साथ गुप्त जो राजवंश था या कहें गुप्त साम्राज्य था, इस गुप्त साम्राज्य में चांदी के सिक्के भी चलाए गए। चांदी के सिक्के को
रूपक या रुपए कहा जाता था। इसी के साथ देखें कि बंदरगाह, कि जो ये हमारा भारत है इस समय ये था जो कि गुप्त साम्राज्य था। तो इस गुप्त साम्राज्य के अंदर जो कि बंदरगाहों के द्वारा विदेशों के अंदर व्यापार किया जाता था। इस समय भारत के अंदर या कहें कि आंतरिक व्यापार भी विकसित अवस्था में था। इसी के साथ जो विदेशों के साथ बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। तो देखें बंदरगाहें मुख्य रूप से पश्चिमी तट है। जो ये पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट पर जो प्रमुख बंदरगाह थे उनमें पहला था भड़ोच। अब ये भड़ोच है ना जो गुजरात है, इस गुजरात के अंदर एक बंदरगाह था। इस बंदरगाह का नाम था भड़ोच बंदरगाह। गुजरात के अंदर एक बंदरगाह था गुप्तकालीन, इसका नाम भड़ोच बंदरगाह था। इसी के साथ कंबे जो बंदरगाह था, ये कंबे बंदरगाह भी गुजरात के अंदर था। इसी के साथ कल्याण बंदरगाह आज के जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र के अंदर कल्याण बंदरगाह था। इन बंदरगाहों के माध्यम से ये गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह थे जिनके माध्यम से जो पश्चिमी विश्व है या कहें कि यूरोप या कहें कि मध्य एशिया या कहें कि अफ्रीका, इन देशों के साथ व्यापार इन बंदरगाहों से किया जाता था। जैसे कि भड़ोच बंदरगाह है, कंबे बंदरगाह है, कल्याण बंदरगाह है। इसी के साथ इसी समय गुप्त काल के अंदर जो पूर्वी तट था, इस पूर्वी तट के जो प्रमुख बंदरगाह थे वो एक ताम्रलिप्त बंदरगाह जो आज का जो पश्चिम बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल के अंदर ताम्रलिप्त बंदरगाह था। इसी के साथ घंटासाला बंदरगाह भी जो कि पश्चिम बंगाल में था। इन दोनों बंदरगाहों के माध्यम से या कहें कि ताम्रलिप्त बंदरगाह के माध्यम से जो दक्षिणी पूर्वी जो एशिया था, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया जैसे कि म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड है ना, इसी के साथ कहें कि यहाँ पर चीन वगैरह जो ये थे दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ जो व्यापार गुप्त साम्राज्य में होता था तो वो प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्त बंदरगाह था। ये ताम्रलिप्त बंदरगाह जो कि आज का जो पश्चिम बंगाल, इस पश्चिम बंगाल के अंदर था। इन बंदरगाहों के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशिया जैसे कि दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश थे, थाईलैंड, मलेशिया, इसी के साथ सिंगापुर वगैरह है ना, इनके साथ व्यापार किया जाता था। इसी के साथ देखें कि इस समय जो गुप्त काल था, इस गुप्त काल के अंदर व्यापार विकसित अवस्था में था या कहें कि उन्नत अवस्था में था। गुप्त काल के अंदर व्यापार अत्यंत विकसित अवस्था में था या कहें कि उन्नत अवस्था में था। इस समय गुप्त काल के समय या कहें कि गुप्तों के समय भारत के अंदर विदेशी व्यापार पश्चिमी और पूर्वी देशों के तरफ विदेशी व्यापार का विस्तार हुआ या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो कि गुप्तों के समय वृद्धि हुई। इसी के साथ भारत एवं चीन के साथ व्यापार बढ़ा। जो भारत और चीन था, इस भारत और चीन के साथ इस समय व्यापार बहुत अधिक बढ़ा या कहें कि इन दिन भारत और चीन के साथ व्यापार गुप्तों के समय बढ़ा। इसी के साथ एक विदेशी यात्री का नाम है कासमास विदेशी यात्री है। इस कासमास विदेशी यात्री के अनुसार श्रीलंका कासमास विदेशी यात्री के अनुसार श्रीलंका है ना, जो कि भारत और चीन के मध्य व्यापार होता था। इस व्यापार के मध्य मध्यस्थता या कहें कि विचौलिया की भूमिका निभाने वाला देश जो कि ये श्रीलंका था। श्रीलंका कासमान एक विदेशी यात्री था। इस कासमान विदेशी यात्री के अनुसार श्रीलंका भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होता था, इस व्यापार के अंदर विचौलिए की भूमिका निभाने वाला था। इसी के साथ इस समय चीन के साथ भारत का व्यापार बढ़ रहा था। इसी के साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार बढ़ रहा था। इसी के साथ जो मध्य एशियाई देश है इनके साथ व्यापार बढ़ रहा था। लेकिन इसी समय यूरोप के अंदर एक साम्राज्य था जिसका नाम रोमन साम्राज्य था। तो रोमन साम्राज्य में गुप्तों के समय व्यापार घटा या कहें कि गुप्तों के समय रोमन एम्पायर के साथ भारत का व्यापार घटा। हमने कहा कि पूर्वी एशिया और चीन के साथ भारत का व्यापार गुप्तों के समय बढ़ा, लेकिन जो रोमन एम्पायर है यूरोप के अंदर, इसके साथ भारत का व्यापार घटा। इसका कारण यह है कि इस समय गुप्तों के समय लगभग 364 ईस्वी में जो ये रोमन एम्पायर था या कहेंगे जो रोमन साम्राज्य था, इस रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया था। पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, यानी कि ईस्ट रोमन
साम्राज्य और वेस्ट रोमन साम्राज्य। गुप्तों के समय रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया था, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य, जिसके कारण क्या हुआ कि इस साम्राज्य रोमन साम्राज्य में अस्थिरता या कहीं अस्थिरता पैदा हुई, जिसके कारण इसका विदेशों के साथ व्यापार जो कि कम हुआ। इसी के अंदर भारत के साथ भी इस रोमन एम्पायर के साथ व्यापार, रोमन एम्पायर के दो भागों में बट जाने के कारण भारत के व्यापार में कमी देखने को मिलती है। या कहें कि गुप्तों के समय चीन या कहें कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ तो व्यापार बढ़ा, लेकिन रोमन एम्पायर के साथ व्यापार घटा। इसका कारण एक यही है कि यहाँ पर ये रोमन एम्पायर इस समय दो भागों में बट गया था। एक अभिलेख है जिसका नाम है मदोसर अभिलेख। इस मदोसर अभिलेख से हमको पता चलता है कि यहाँ पर गुजरात के अंदर एक जिला है, या कहेंगे जिला था जिसका नाम था लाट यहाँ पर गुजरात के अंदर जिला था। इस लाट के अंदर एक श्रेणी रहती थी। लाट के अंदर एक व्यापार करने वाली श्रेणी रहती थी। ये व्यापार करने वाली श्रेणी शायद रोमन एम्पायर के साथ रेशम का व्यापार करती थी, लेकिन जैसे ये रोमन एम्पायर दो भागों में बढ़ता है, या कहें कि भारत का व्यापार इस रोमन एम्पायर से कम होता है, तो ये गुजरात के अंदर जो लाट जिला था, इस लाट जिला के अंदर जो धनवान जो रेशम का व्यापार करने वाली जो श्रेणी थी, ये श्रेणी इस लाट गुजरात से चलकर यहाँ पर मालवा के अंदर एक स्थान है, जिसका नाम है दसपुर। मालवा के अंदर दसपुर के अंदर यह श्रेणी चलकर आ गई थी। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस समय जो रोमन एम्पायर है, इस रोमन एम्पायर के साथ भारत का व्यापार गुप्तों के समय कम हुआ। इससे यह भी पता चलता है कि गुप्तों के समय व्यापार में जो श्रेणियां थी, इन श्रेणियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इन श्रेणियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। जो ये श्रेणियां थी, ये श्रेणियां व्यापार में इनका बड़ा महत्व था। इसी के साथ जो ये श्रेणियां थी जो व्यापार करती थी, ये अपने सिक्के चलाती थी या कहीं कि अपने मुद्राएं चलाती थी। इसी के साथ ये श्रेणियां अपनी मुहरे भी जारी करती थी। अपनी वस्तुओं पर मुहरे के द्वारा प्रमाणित कर उनको भेजा जाता था। इसी के साथ जो ये श्रेणियां थी, इन श्रेणियों की हमको मोहरे, एक तो वैशाली, इसी के साथ जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर, इनसे हमको इन श्रेणियों की मोहरे देखने को मिलती है। कहने का मतलब है जो ये श्रेणियां थी, इन श्रेणियों की गुप्त काल में व्यापार में बड़ी भूमिका थी। ये श्रेणियां धनवान हुआ करती थी। इसी के साथ ये श्रेणियां अपने सिक्के भी जारी करती थी। ये जो कि श्रेणियां अलग अलग वस्तुओं का व्यापार करने से संबंधित थे। इसी के साथ देखें जो ये गुप्त एम्पायर था, इस गुप्त एम्पायर के समय जो उज्जैन है, इस उज्जैन का महत्व बढ़ने लगा, या कहें कि उज्जैन का महत्व बढ़ने लगा। पाटलिपुत्र जो कि राजधानी हुआ करती थी, या कहें कि पहले के समय में, या कहें कि गुप्तों के पहले जो कि पाटलिपुत्र का बड़ा महत्व था, या कहें कि राजधानी के रूप में बड़ी विकसित हुई। लेकिन इस गुप्तों के समय इस पाटलिपुत्र का महत्व तो घटने लगता है। इसी के साथ जो उज्जैन है, इस उज्जैन का महत्व बढ़ने लगता है, या कहें कि उज्जैन समृद्धिवान होने लगते हैं, या कहें कि इसी के साथ जो कि गुप्तों के समय गुजरात के अंदर जो बंदरगाह था भड़ोच, गुजरात का जो भड़ोच बंदरगाह, इसी के साथ विदिशा, मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान है जिसका नाम विदिशा, इसी के साथ ताम्रलिप्त, इसी के साथ उत्तर प्रदेश में जो कि मथुरा, इसी के साथ आई छत्र, कौशाम्बी, ये प्रमुख गुप्तों के समय व्यापारिक केंद्र बन गए थे। जैसे कि भड़ोच, विदिशा, ताम्रलिप्त, अहिछत्र, वैशाली, ये गुप्तों के समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गए थे। गुप्तों के समय भारत के अंदर जो भारत के वस्त्र थे, इन भारत के वस्त्रों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, या कहें कि भारत के वस्त्र विदेशों के अंदर भेजे जाते थे, जैसे कि यहाँ पर मध्य एशिया के अंदर, साथ ही चीन वगैरह इधर। तो विश्व के अंदर भारत का उस समय वस्त्र उद्योग बड़ा फेमस था, या कहें कि उस समय गुप्तों के समय भारत का वस्त्र उद्योग सभी जगह निर्यात किया जाता था। क्योंकि गुप्तों के समय भारत का वस्त्र उद्योग बड़ा विकसित अवस्था पे था, भारत से वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। इसी के साथ देखें गुप्त काल के अंदर विदेशों से कुछ वस्तुएं आयात की जाती थी, जैसे कि चीन उस समय रेशम के लिए प्रसिद्ध था, तो चीन से भारत के अंदर रेशम मंगाया जाता था। इस चीन के रेशम को चीना शुक कहा जाता था।
चीन से भारत के अंदर रेशम मंगाया जाता था, क्योंकि उस समय चीन का रेशम बड़ा फेमस था। इसी के साथ चीन के रेशम को चीना सूख कहा जाता था। इसी के साथ अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम इथोपिया। इथोपिया के अंदर हाथी के दांत बड़ी संख्या में थे, या कहें कि वहाँ के जंगलों में हाथी अधिक पाए जाते थे। तो इथोपिया से हाथी के दांत जो कि गुप्त साम्राज्य में मंगाए जाते थे। इसी के साथ अरब, ईरान, इसी के साथ अफगानिस्तान के अंदर बैक्टीरिया, या कहें कि मध्य एशिया उस समय अस्त्र शस्त्र या कहें घोड़ों के मामले में विख्यात था। तो यहाँ से अस्त्र शस्त्र, इसी के साथ घोड़े जो कि गुप्त साम्राज्य में मंगाए जाते थे। तो जो कि मध्य एशिया है, इस मध्य एशिया से घोड़ों का आयात गुप्त एम्पायर या कहीं गुप्त साम्राज्य में किया जाता था। तो इसके अंदर हमने देखने का प्रयास किया कि गुप्त साम्राज्य के अंदर व्यापार किस प्रकार का था। इसी के साथ जो हमने देखा ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली सीरीज में, सीरीज नंबर 84 में अगले टॉपिक पर बात करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।